नमस्ते। आज हम 20 और 21 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे ज्वाइन कीजिए और आपको वहां पे डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो जो सबसे पहली जो न्यूज है 20 और 21 अगस्त 2024 की, वो है यूपीएससी लैटरल एंट्री को लेके। लैटरल एंट्री जो है ये एक ऐसी एंट्री है जिससे बहुत सारे लोग नाराज हैं। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, उनको ये जो एंट्री इससे काफी प्रॉब्लम्स जा रही है, क्योंकि विदाउट एग्जाम क्लियर किए भी आपको आए ये जो पोस्ट है यूपीएससी के थ्रू जो फिलअप होती है वो डायरेक्टली मिल सकती है लैटरल एंट्री के थ्रू। तो यूपीएससी ने इस बार जो एडवर्टाइजमेंट दी है उसमें 45 लैटरल एंट्रीज बताई जा रही है। 45 लोगों का सिलेक्शन डायरेक्ट होने वाला है विदाउट यूपीएससी के एग्जाम। तो ये जो है इसका सिलेबस जीएस 2 में जाता है। कंटेक्स्ट ये है कि यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रिसेंटली उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, बताई है, जो लैटरल एंट्री को लेके है 45 पोस्ट को, 45 पोस्ट के। और ये पोस्ट कौन कौन सी है? तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, डायरेक्टर्स की पोस्ट है, डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट है, और ये 24 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में मिलने वाली है पोस्ट लैटरल एंट्री के थ्रू, बिना एग्जाम दिए डायरेक्टली इस पोस्ट पे अभी लोग जाने वाले हैं। ऐसे 45 पोस्ट इस बार यूपीएससी ने रखी है। जब से लैटरल एंट्री ये आई है ब्यूरोक्रेसी में, तब से बहुत सारे लोगों ने इस पे अपनी नाराजगी जताई है, बट ये अभी कंटिन्यू चल रहा है और लैटरल एंट्री के थ्रू बहुत सारे अभी भी पोस्ट जो है वो फिलअप हो रही है। अपॉइंटमेंट जो है पोस्ट की विल बी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो पोस्ट की जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इसको दिया जाता है और ये पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल का जो पीरियड होता है जो लैटरल एंट्री के थ्रू दिया जाता है वो 3 साल से 5 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस कैसा था। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहते, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे एडमिशन, यहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। तो यही आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, 3 साल रहेगा या 5 साल रहेंगे आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, बट डायरेक्टली पोस्ट मिलती है, सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स या फिर डिप्यूटी सेक्रेटरीज की पोस्ट मिलती है। और जो एम्प्लॉइज रहेंगे वो फिर ऐड आने के बाद उसके फिर अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप वहां सेक्रेटरी भी हो और यूपीएससी की भी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। की टेक अवेज देखते हैं। लैटरल एंट्री जो है ये, इसका मीनिंग क्या है? लैटरल एंट्री जो है जो ब्यूरोक्रेसी में दी जा रही है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, लैटरल एंट्री एक ऐसी प्रैक्टिस है ब्यूरोक्रेसी की, जो ऑफिसर्स की एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें रिक्रूट किया जाता है लोगों को फ्रॉम आउटसाइड द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सर्विस कैडर्स। जैसे यूपीएससी के थ्रू कैडर में से आपको सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ अपॉइंटमेंट डायरेक्टली होता है और डायरेक्टली आप एक तो मिड लेवल पे पहुंच जाते हैं या फिर सीनियर लेवल की पोस्ट आपको डायरेक्टली मिलती है। यूपीएससी के थ्रू अगर आप एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो आपको जूनियर लेवल से शुरू करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिड लेवल पे या फिर सीनियर लेवल पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। लैटरल एंट्री की बात करें तो ये फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का टेन्योर था, इस वक्त से शुरू की गई थी। तो पहली बार इसकी वैकेंसी फिलअप की गई थी 2018 से, इसको अनाउंस किया गया और वैकेंसीज फिर फिलअप करने के काम शुरू हुए मोदी गवर्नमेंट जो थे उनके वक्त से। एम यही है कि जो कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस है, जो भयंकर गवर्नेंस के इश्यूज है या फिर पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस है जो हमारे ऑफिसर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी और से पूरा किया जाए। जो भी एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज है उनको लाया जाए, एक्सपर्ट्स को लाया जाए गवर्नमेंट सर्विसेज पर, उनके थ्रू वो वैकेंसीज जो है, वो पोस्ट जो है वो जो वहां पे प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उसको सॉल्व किया जाए। जो कंसेप्ट है लैटरल एंट्री का, ये एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है, यानी एक बहुत बड़ा एक नियम बना हुआ है और इनिशियली इसको रिकमेंड किया था सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकेंड एआरसी ने रिकमेंड किया था कि ऐसा किया जाए 2005 में। तो तब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब तो ऐसा कुछ आया नहीं लैटरल एंट्री। और एआरसी के जो चेयरमैन थे वो थे वीरप्पा मोइली करके। वीरप्पा मोइली जो है उन्होंने लैटरल एंट्री की सपोर्ट दिखाया था और उनका कहना था कि स्पेशल नॉलेज वाले कुछ लोग रहने चाहिए जो देश को चलाए, और बाकी तो है ही जो लोग एग्जाम्स के थ्रू आ रहे, बट ऐसे स्पेशल नॉलेज वाले लोग, स्पेशल एक्सपीरियंस वाले लोगों को यहाँ एंट्री मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और इनको उठाया जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट पे बड़े बड़े पोस्ट पे, वहां से कुछ लोगों को उठा के हम ऑफिसर की पोस्ट डायरेक्टली दे सकते हैं, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या पीएसयूज में उनको डाल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से उठा सकते हैं, पीएसयू से उठा सकते हैं।
जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जैसे हम कहेंगे प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज है, वहां से कुछ लोगों को उठा के हम डायरेक्टली ऑफिसर्स बना सकते हैं, ऐसा यहाँ पे एआरसी ने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कहा था। इसको आने के बाद काफी सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, जैसे हम कहेंगे लैक ऑफ रिजर्वेशन। जो पहला क्रिटिसिज्म यहाँ बताया जा रहा है वो है रिजर्वेशन को लेके। तो अब हम देख रहे हैं इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। पहला ये है कि लैटरल एंट्री में कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है, जैसे कि एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए कोई भी रिजर्वेशंस लैटरल एंट्री में नहीं है। दूसरा, एम्बिग्यूटी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार जिसको ला रही है वो उसको क्यों ला रही है ये हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं वो लोग एग्जाम देते हैं, वो उतने टैलेंटेड है, वो इंटरव्यू अच्छा देते हैं इसलिए वो आ रहे हैं, वहां पे हमें पता चलता है। बट यहाँ पे हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि इसको लाया क्यों जा रहा है। तो क्रिटिक्स ने यही पॉइंट आउट किया है दैट देयर इज नो क्लियर पॉलिसी कि वैकेंसी कैसे भरी जाती है, शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं कैंडिडेट को, ये लोग कहाँ से आते हैं, क्या इनकी कोई पहचान होती है वहां से आते हैं कि अपने परफॉर्मेंस के कारण सच में आते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में किसका परफॉर्मेंस कैसा था ये प्राइवेट कंपनी वाला जानता है, और जो वो खुद एम्प्लॉय है वो जानता है, बाकी किसी को ये नॉलेज नहीं है। हो सकता है झूठे चीजें भी प्राइवेट कंपनी से हम ये सब करके भी इसको ला सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा, अगला प्रॉब्लम है पॉलिटिकल एलिगेशंस। क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट लैटरल एंट्री का इस्तेमाल कर रही है ताकि उनके लिए जो लॉयल इंडिविजुअल्स है उनको सरकार में ला सके, जो गवर्नमेंट के तरफ से बोलने वाले लोग हैं उनको आखिरकार एंट्री मिल सके इस सर्विस में, इसीलिए उनको लाया जा रहा है ताकि सरकार को सपोर्ट करने वाले कुछ ऑफिसर्स मिल जाए। अगला, इम्पैक्ट ऑन करियर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो यही है कि लैटरल एंट्री इतनी ज्यादा होगी तो वो डीमोटिवेट करते जाएगा जो भी ट्रेडिशनल करियर पाथ था कि आप एग्जाम्स दो, एग्जाम्स के थ्रू जाओ। लैटरल एंट्री बढ़ाते जाएंगे तो लोग डीमोटिवेट होंगे कि भाई हम फिर इतने एग्जाम क्यों देते बैठे जब लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। तो ये एक हो सकता है। और अगला है पोटेंशियल फॉर बायस। बायस रह सकता है। देयर आर फियर्स दैट द सिलेक्शन प्रोसेस माइट बी बायस्ड टुवर्ड्स कैंडिडेट्स फ्रॉम सर्टेन बैकग्राउंड्स। एक तो कुछ ही सेक्टर से कैंडिडेट्स को उठाया जा सकता है, या कुछ ही पहचान वाले बैकग्राउंड से उठाया जा सकता है, या कुछ अलग सर्टेन बैकग्राउंड या कुछ कम्युनिटी के लोगों को उठाया जा सकता है जिसकी पहचान जान पहचान है। ऐसा यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ओपननेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए लैटरल एंट्री जो है ये हर बार क्रिटिसाइज होते रहता है। और गवर्नमेंट इस बार 45 लोगों को लैटरल एंट्री देने वाली है, ये गवर्नमेंट ने बोला है। तो ये जो न्यूज थी इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस के बाद जब हम आगे चलते तो हमें देखने मिलता है बांग्लादेश से एक न्यूज। तो अब जो न्यूज है वो है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में क्या हुआ है, जमात ए इस्लामी बांग्लादेश ऐसी एक पार्टी है, ये अब सरकार बनाने वाली है। जैसे आप जानते हैं कि शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी बांग्लादेश की, जिनके पार्टी का नाम था अवामी लीग, अवामी लीग की सरकार गिर चुकी है, शेख हसीना रिजाइन कर चुकी है। नई सरकार जो बांग्लादेश में वापस आ रही है वो है जमात ए इस्लामी बांग्लादेश। अब ये जो सरकार है ये इस्लामिस्ट से जो वापस आ रहे हैं, और इसका सिलेबस जाता है GS2 में हमारे यूपीएससी के। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश ये पॉलिटिकल कमबैक कर रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि शेख हसीना की जो अवामी लीग सरकार थी ये 5 अगस्त को गिर गई। 5 अगस्त को गिरने के कारण अब आ रही है अगली सरकार, और ये सरकार है जमात ए इस्लामी बांग्लादेश। ड्यूरिंग 15 ईयर प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर, आप विश्वास नहीं रखोगे बट शेख हसीना ने अपना 15 साल का प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कंप्लीट किया था। 15 साल तक वो पीएम रही है। तो सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट जो हुआ वो 2016 में हुआ था, जब मोतियूर रहमान निजामी जो है, जो कि लीडर थे जेल बांग्लादेश के, उन्होंने अपने आप को उनको यहाँ पे हैंग कर दिया गया, तो उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। एक लीडर को जेल बांग्लादेश क्या ये भी आपको बता दो, उनको हैंग करने के बाद 2016 में सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट था बांग्लादेश में। अभी जो हुआ वो तो है ही, बट इससे खतरनाक 2016 का था। इससे खतरनाक नहीं कहेंगे, आसपास सेम ही है। शेख हसीना और जमात ए इस्लामी बांग्लादेश जो कि जेल जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में अभी जान लेते हैं। जेई ऐसा है ना, तो हम कहेंगे कि जेई बांग्लादेश जैसा ये है JEI यानी जमात ए इस्लाम बांग्लादेश। अब आते हैं स्लोगन देखिए कितना है। स्लोगन है वी आस्क्ड फॉर आवर राइट्स बट बिकेम रजाकार्स।
मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको ये भी बताया था कि जो शेख हसीना उन्होंने जो लोग प्रोटेस्ट करे उनको रजाकार कहा है। यानी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, तो उनका कहना है ये लोग रजाकार है। रजाकार यानी जब ये वॉर चल रहा था तो ये लोग वो दूसरा जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके तरफ से थे, बांग्लादेश की तरफ से नहीं थे, तो ये लोग रजाकार है। तो वी आस्क्ड आवर राइट्स, हमने अपने अधिकार मांगे और हमको उन्होंने रजाकार बोल दिया। ये पावरफुल क्रिटिक रहा है शेख हसीना के गवर्नमेंट को जो मिला है, और ये दिखाते हैं कि बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल डिसकंटेंट है वो कितना है, पार्टियों में कितने जोर से झगड़े चल रहे हैं। हसीना जो है वो प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहती है, ठीक है, अ टर्म फॉर दोज हु अपोज बांग्लादेश लिबरेशन, यानी ऐसे लोग। अब रजाकार के बारे में फिर से बता देता हूँ, रजाकार यानी वो लोग जब 1971 का वॉर हुआ था, सबसे पहला इतिहास जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अपने को 2 देश के नाम पता है बट एक्चुअली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। एक पाकिस्तान इधर था जिसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, दूसरा पाकिस्तान इधर था जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। तो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया, ऐसा इसका बंटवारा था। इन दोनों की जमती नहीं थी, दोनों एक ही पाकिस्तान थे। सरकार ये चलाता था और इस पे अपने हुक्म चलाता था, है ना, ईस्ट पाकिस्तान पे वेस्ट पाकिस्तान वाले। ईस्ट पाकिस्तान को ये चीजें पसंद नहीं आई, इन्होंने बोला कि हमको इनके हाथ से आजाद होना है। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इंडिया और इनके बीच में वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर 1971 का, जिसमें इंडिया जीता और इंडिया इनके तरफ से था, इसलिए ये देश आजाद हो गया। इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया, इसका नाम बदल के पाकिस्तान कर दिया गया, जो कि पहले वेस्ट पाकिस्तान था। तो ऐसे 3 देश मिल गए। अब रजाकार यानी शेख हसीना का ये कहना है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तान के तरफ से जो लोग बोल रहे थे वो लोग रजाकार होते हैं, और आज जो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के तरफ से, बांग्लादेश के तरफ से नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। हम पे ये झूठा इल्जाम लगा रही है शेख हसीना हमको रजाकार कह के। तो बांग्लादेश का लिबरेशन यानी बांग्लादेश की आजादी पाकिस्तान के हाथों 1971 को हुई थी। आयरनिकली देखा गया तो एंटी लिबरेशन फोर्सेस को दबाने की जो बात है, वो फोर्सेस पर्टिकुलरली जमात इस्लामी बांग्लादेश, जेई जिसे कहा जाता है, वर ओनली पार्शियली सक्सेसफुल, वो दबा नहीं पाए, आखिरकार लिबरेशन हो गया। तो ये लोगों ने बहुत कोशिश की कि बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ से ना निकले, ऐसा शेख हसीना का कहना है। ये हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, बट शेख हसीना का दावा है कि ये जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है ये पाकिस्तान के सपोर्ट में रहने वाली पार्टी है, जो कि कभी नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश आजाद हो। फिर एग्जीक्यूशन किया गया मोतिउर रहमान निजामी का, जो कि जे का लीडर था, यानी ये जो है जमात इस्लामी बांग्लादेश, इसका लीडर था। इसको 2016 में इसको डायरेक्टली सजा सुना दी गई फांसी की, इसकी डेथ हो जाती है। 1971 में पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट भी चलाया था। पाकिस्तान के मिलिट्री का ऑपरेशन सर्च लाइट था, जो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो डेमरा करके जगह है, वहां पहुंच जाती है लोकल कोलैबोरेटर्स के साथ, और वहां बांग्लादेश में घुस के और सिविलियंस को मार देती है। ये भी हुआ था। वॉर क्राइम जो ट्रिब्यूनल है वो हसीना ने बनाया था, हसीना के सरकार ने, और उन्होंने इंक्वायरी की थी कि क्या हुआ क्या नहीं, और उनको ये पता चला कि अल बद्र मिलिशिया करके जो है, जिसको निजामी लीड करता है ये व्यक्ति, ये उसमें शामिल था, जिसने पाकिस्तान के मिलिट्री को सपोर्ट किया था कि वो बांग्लादेश में घुस के बांग्लादेशियों को मार दे। इसलिए ये जमात इस्लामी का जो लीडर था, जिसका नाम था मोतिउर रहमान निजामी, इसको फांसी दे दी गई इसी ग्राउंड पे कि उसके कारण बांग्लादेश के सिविलियंस मारे गए, क्योंकि इसने पाकिस्तान के मिलिट्री को सपोर्ट करके बांग्लादेश में घुसने दिया। इस तरह से यहाँ पे बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके थे। 1971 से ही ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के 2 सरकारों के बीच में। एक शेख हसीना की आवामी लीग है और दूसरी ये जमात इस्लामी है। ये दोनों इतना नफरत करते एक दूसरे से कि एक दूसरे को ये किसी भी हद तक खत्म करने की सोच सकते हैं। अभी आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा अपोज हो रहा है। इस तरह से हर चीज चलती है। अब यहाँ पे इनका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं जमात इस्लामी का। ये सब पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया का हिस्सा था। 1947 के पहले ये सब इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश बोलो या पाकिस्तान बोलो, ये हमारा इतिहास है। तो जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है, ये जमात इस्लामी इसी के जैसी एक पार्टी है, इसी के साथ वाली पार्टी, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1941। इंडिया आजाद होने के पहले इसको बनाया गया था लाहौर में, ये हिस्ट्री है।
जमात इस्लामी जो है दे अपोज द पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है स्टार्टिंग में वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में हमको जाना है, हमको अलग पाकिस्तान होना है, इसको तो इस पार्टी ने अपोज भी किया था। हाउएवर जब पाकिस्तान बन गया, इनके अपोज करने के बाद जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने नई डिमांड रखने लगे। इट रीइन्वेंटेड इटसेल्फ, वो जो है वो पाकिस्तान के तरफ से होने लगे। जब नया पाकिस्तान बनी गया, पहले तो इन पार्टी ने भी बोला जेईआई ने कि हमको अलग पाकिस्तान नहीं होना, बट जब अलग पाकिस्तान बन गया तो ये भी पाकिस्तान की तरफ से हो गए और वहां जाके डिमांड करने लगे कि हमको एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दो और इस्लामिक रिजाइम बना के दो। सरकार भी इस्लामिक होगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी इस्लामिक होगा, इस्लाम पे धर्म के आधार पे बनेगा। ईस्ट पाकिस्तान जो है, जो आज बांग्लादेश है, उस टाइम पे ये ईस्ट पाकिस्तान था। यहाँ गुलाम आजम थे, आजम करके गुलाम आजम जो है उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी उनकी, जिसमें जेईआई जो है उनके क्रैकडाउन्स हो गए। वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में खुद को सेटल नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग बैन, बट इट रिवाइव्ड इटसेल्फ इन 1960s अलाइंड विद कंजर्वेटिव कॉजेस। तो जब अब देखिए पाकिस्तान तो दो थे 1971 के पहले, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में जो जेईआई है उन्होंने अपने आप को अच्छा सेटल कर लिया था, बट ईस्ट पाकिस्तान पे वेस्ट पाकिस्तान की चलती थी। तो वेस्ट पाकिस्तान की ये जो पार्टी है इसके खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान वालों ने मूवमेंट चलाई कि हमको ये पार्टी बंद करानी है। ये पार्टी बंद तो हो गई, बट 1960s में फिर से ये पार्टी रिवाइव हो गई। रिवाइव होने के बाद 1970 के इलेक्शन आए, उसमें जमात इस्लामी जो है दे अपोज शेख मुजीबुर रहमान। तो ये जो है ये कहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, अपने डिसीजन ईस्ट पाकिस्तान खुद लेगा, वेस्ट पाकिस्तान के बहकावे में आके हम काम नहीं करेंगे। और इसी से शुरू होती है बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की मूवमेंट। तो हम कहेंगे जब बांग्लादेश की मूवमेंट शुरू हो गई कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है, तब जेईआई ने सपोर्ट दिखा दिया पाकिस्तान को कि हम लोग बांग्लादेश को अलग नहीं कर सकते थे, और ये स्प्लिट हो गए फोर्सेस आफ्टर पाकिस्तान डिफीट। अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने बताया ये सिस्टम आपको समझ गया है। एक है इंडिया, ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ये समझ जाएंगे। एक ये इंडिया है, 1947 को इंडिया में से एक और हिस्सा यहां से काटा गया था और ये था पाकिस्तान, और इसको कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान। यहां से एक हिस्सा काटा गया था और ये था वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ऐसे दो हिस्से पाकिस्तान के थे। अब जैसे मैंने आपको बताया पहले, ये जो जेईआई है दैट इज जमात इस्लामी, इन्होंने ये पाकिस्तान का पार्टीशन को अपोज किया था 1941 में, बट जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये बोलने लगे ये इधर सेटल हो गए बढ़िया, और ये यहां से सरकार चलती थी और ये दोनों तो एक ही देश थे, अलग अलग देश नहीं है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, देश एक ही है, बस सरकार यहां से चलती थी और इनके ऊपर रूल करती थी। अब इन्होंने मूवमेंट चला दी कि हमको ऑटोनॉमी होना, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, आप दूर रहते हो हम दूर रहते हैं। अब जेईआई जो है ये यहां सेटल हो चुकी थी, अब इनके खिलाफ यहाँ मूवमेंट चलने लगी, क्योंकि जेईआई हमेशा बोलती थी कि वेस्ट पाकिस्तान की चलनी चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान वालों ने इनके खिलाफ मूवमेंट चलाई, धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ती गई और इन्होंने बोला कि हमको आजाद करा दो इनके हाथों से, हमको अलग देश ही बना दो। अलग देश बनने वाली डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की, इन्होंने बोला ऐसे कैसे अलग देश, आर्मी भेज के इन पे अटैक करके इनको एक बार का खत्म कर देते हैं। तब इन्होंने हेल्प मांगी इंडिया की। 1971 में इंडिया ने डिसीजन लिया कि हम इनकी हेल्प करेंगे, और इंडिया ने इनके तरफ से, इस पाकिस्तान के तरफ से इनके साथ वॉर लड़ा, जो कि इंडो पाक वॉर था। इस वॉर में जीत हुई इंडिया की। जैसे इंडिया की जीत हुई, इंडिया ने इनको आजाद कर दिया और इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान से काट के बांग्लादेश हो गया। अब ये बांग्लादेश बन गया। बट ये जो जेईआई है, ये जेईआई हमेशा सपोर्ट करता था वेस्ट पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान बन गया। अब इसकी मौजूदगी इधर जरूर है, बट जेईआई चाहता है कि पाकिस्तान की चले। ये डर बांग्लादेश को हमेशा रहा है कि जेईआई की सरकार नहीं बननी चाहिए। अब जेईआई की सरकार अगर बन गई तो पाकिस्तान की फिर से चलने लगेगी बांग्लादेश पे, ये इनको टेंशन था। अब जेईआई ने क्या किया अब जैसे मैंने बताया पाकिस्तान हार गया 1971 में, तो जो आजम थे, आजम ही फ्लेड बांग्लादेश, क्योंकि आजम क्या कर रहे थे, आजम कहीं ना कहीं एक मूवमेंट चला रहे थे। अब पाकिस्तान में ये थे तो वो बांग्लादेश में भाग गए, क्योंकि इनकी जान बांग्लादेश में बच सकती थी, अब क्योंकि पाकिस्तान को इनने अपोज किया था। अब ये बांग्लादेश में भाग के आ गए, क्योंकि आप देख रहे इधर, ये देख रहे गुलाम आजम,
उन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि पाकिस्तान से हमें अलग करा दो। अब जैसा अलग हुआ ये बांग्लादेश में भाग के आ गए। अब जेईआई बांग्लादेश जो होता है, उन्होंने 1971 में एक और मूवमेंट लॉन्च कर दी। तो ये लोग इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद इन्होंने काफी सारे पार्टीज के साथ अलाइन होकर सरकार भी बनाई। डेमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का 1992 में, आपको ये पता है। बांग्लादेश का अब इसमें कैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा ये देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ा गया कब? 1992 में गिरा दिया गया। अब ये बाबरी मस्जिद जो था वो इस्लामिक लोगों का था। अब प्रॉब्लम गया इस्लाम को, धर्म को, क्योंकि उनका मस्जिद तोड़ा गया था। फर्दर bolstered the JEI's oppose as the outfit took advantage to public sentiment and established itself as a voice of religious majority in Bangladesh। तो इन्होंने बोला कि बांग्लादेश में हम जो बाबरी मस्जिद इंडिया में तोड़ा गया है, इस कारण सिर्फ मुस्लिम्स इंडिया के ही हर्ट नहीं हुए हैं, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स बांग्लादेश के भी मुस्लिम्स के हर्ट हुए हैं, तो हम इसका अपोज करेंगे। He continue to play role in the country's politics, dispute public backlash as the stance 1971 लिबरेशन वॉर के बाद से। अगर देखा गया तो आपको बताता हूं कि इस्लाम के नाम पे फिर इन्होंने लोगों को अपने तरफ करना शुरू किया कि देखो किस तरह से मस्जिद गिराया जा रहा है, हमारे इस्लाम के खिलाफ ये काम चल रहे हैं, ये चल रहा वो चल रहा है, ऐसा बोल बोल के मुस्लिम्स को उन्होंने एक करके अपने आप का पोजीशन सेट कर लिया। धर्म का नाम देके आप जल्दी लोगों को अपने तरफ कर सकते हैं, ये काम यहाँ पे हो गया। रिसेंट डेवलपमेंट यही था कि निजामी का जब एग्जीक्यूशन हुआ, अब आपको पता है जेईआई का हेड था निजामी को तो फांसी की सजा दे दी गई। निजामी था तो जो जेईआई था, नाउ लीडरशिप शिफ्टेड टैक्टिक्स बाय एनहांसिंग इट्स प्रेजेंस इन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहने लगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करने लगे, इसलिए स्टूडेंट्स अपने अंडर हो गए, तो स्टूडेंट्स का सपोर्ट उनको मिल जाएगा। स्टूडेंट का सपोर्ट लेके इजीली सरकार को गिरा सकेंगे शेख हसीना के। ऐसे काफी सारे इश्यूज वहां पे आने लगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, पर्टिकुलरली हसीना पे हेवी हैंडेड पॉलिसी जो है उसके खिलाफ ऐसा कहा जाता है कि जेईआई ने स्टूडेंट्स को भड़काया और इसीलिए वो बहुत ज्यादा भड़क के हसीना को ही उन्होंने सरकार को गिरा दिया। ऑल्दो हसीना इवेंचुअली बैंड द जेईआई को उन्होंने बैन भी किया था, प्लेइंग द की रोल इन प्रो डेमोक्रेसी। तो उन्होंने यही बोला कि भाई ये सब जो ऐसी सरकार है उसको हम बैन कर देंगे, और अब 2024 में डाउनफॉल हुआ है तो जेईआई जो है उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन कर लिया है अवामी लीग के साथ, जो खुद हसीना की पार्टी थी। अब ये सब एक हो चुके हैं। आखिर सबको सत्ता होना, हसीना चले गई तो चले गई, जाने तो उसके पार्टी वाले सोच रहे अपन साथ में आके सरकार बना लेंगे, है ना। तो एंड द बीएनपी ये सब आते हैं और इरशाद रेजिमेंट जो है ओवरथ्रो कर दिया उसको 1990 में, और अगेन अलाइड हो गए वो स्टूडेंट मूवमेंट के साथ और हसीना के रूल को चैलेंज कर दिया। अब हसीना भी नहीं बची, पार्टी जो है वो उधर अलाइन हो गई बढ़िया यहाँ पे जेईआई के साथ, और जेईआई अब बना रहा सरकार। अब सवाल ये उठता है, अगर जमात ए इस्लामिस्ट लोगों ने बांग्लादेश में सरकार बनाई तो क्या बांग्लादेश में फिर एक बार पाकिस्तान की चलना शुरू होगा या नहीं, ये हमें आगे देखना होगा। इसीलिए हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स को भी बहुत ज्यादा असर करेगा, क्योंकि हसीना की सरकार थी तब तक दैट इज ओके फॉर इंडिया, क्योंकि वो पॉलिसीज को लेके हम बातचीत कर लेते थे शेख हसीना के साथ। आने वाले कैसे रहेंगे ये हम नहीं बता सकते। अब तक हसीना जो है, शेख हसीना, उनसे हमने बहुत सारी बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व किए बांग्लादेश के साथ वाले, वो बॉर्डर के रहे डिस्प्यूट या कोई भी डिस्प्यूट रहे। मोदी जी, शेख हसीना, इनकी हमेशा बातचीत चलती रहती थी। काफी बार शेख हसीना इंडिया में आती थी, काफी बार मोदी जी बांग्लादेश जाते थे। आखिर रिजाइम आप देख रहे 15 साल का शेख हसीना का है, लगभग मोदी जी भी 15 साल पूरा करेंगे। जब से मोदी जी तब से बांग्लादेश में शेख हसीना है ही ना, तो उनके साथ रिलेशन इंडिया के अच्छे हो गए थे। अब आने वालों के साथ क्या बनेंगे क्या नहीं, ये हमें देखना होगा। तो ये जो करंट अफेयर था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्या होगा इस पे हमारा पूरा डिपेंड है ये वाले सरकार पे, और इसका जो सोर्स था वो है द हिंदू। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं, और अगला है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए। पॉलिटी में ये सिलेबस जाता है सीसीपीए का। एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन को लेके ये न्यूज रही है, क्योंकि श्रीराम आईएएस करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके ऊपर इम्पोज किया गया है 3 लाख की पेनल्टी। श्रीराम आईएएस करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनपे 3 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने गलत एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की है। क्या एडवर्टाइजमेंट गलत पब्लिश करने पे पेनल्टी लग सकती है क्या, ये सवाल यहाँ पे उठता है। अब प्रॉब्लम क्या क्या है बैकग्राउंड में, एड जो है वो क्लेम कर रही है कि उनके इंस्टीट्यूट के 200 से ज्यादा लोग सिलेक्ट हुए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में, जो कि देखा गया है कि इतने है ही नहीं, इससे कई सारे लोग कम हैं।
बहुत ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पेड कोर्सेस अटेंड भी नहीं किए इनके, ऐसे एक दो वीडियो देख लिए होंगे और वो लग गए होंगे या फिर कुछ हुआ होगा तो फिर वो बोल रहे कि हमारे यहाँ से ऐसा कुछ चल रहा है। तो जो एक्शन है ये इसके ऊपर एक्शन ली जा रही है कि भाई कंज्यूमर के क्या राइट्स है। आप झूठ बोल के अगर उनको एडमिशंस दे रहे हो कि हमारे यहाँ से 200 से ज्यादा लोग सिलेक्ट हो गए हैं और कंज्यूमर जो है ये उस कारण इतनी फी दे के एडमिशन ले रहे, तो क्या ये बराबर है कि नहीं। इसीलिए अथॉरिटी जो काम करती है इसके ऊपर वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। अब ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ या डायरेक्टली मैं श्रीराम IAS को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इस तरह के ऐड करते हैं। एक ही स्टूडेंट जो एक ही कैंडिडेट है उसका फोटो 10 से 12 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे रहता है कि उन्होंने उसके यहाँ से क्लास अटेंड किए। काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे भी देखे गए कि किसी स्टूडेंट ने सिर्फ इंक्वायरी करके गया था उसके यहाँ पे, बट क्लास नहीं लगा था, इंक्वायरी सिर्फ करके गया और वो IAS बन गया है तो उसका भी नाम चिपका देंगे, ऐसे भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये आखिरकार ये एजुकेशन सेक्टर एक हम कहेंगे कि एक बिजनेस बन चुका है और ये बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें स्टूडेंट्स को फंसाया जा सकता है। तो बहुत सोच समझ के काम करने पड़ते हैं। की टेक अवेज अगर देखा गया तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी यानी ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है और ये काम करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के चलते। इंडिया में ये एक एक्ट बनाया गया है। CCPA को बनाया गया था 2019 में और ये एक्टिव है 2020 से, 2020 से ये एक्टिव हो गई है। प्राइमरी गोल यही है कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, राइट्स जो है कंज्यूमर्स के वो उनको एनफोर्स करना। हम ग्राहक हैं, हम कंज्यूमर, हमें भाई अच्छी चीज मिलनी चाहिए। सिर्फ मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन की नहीं बात कर रहा हूँ, तो किसी दुकान से भी आप कोई चीज खरीद रहे तो वो भी आपको अच्छी मिलनी चाहिए। ये सबके ऊपर ध्यान रखता है CCPA कि आपको जो भी आप दे रहे हो उसके लिए उसके बदले आपको सब अच्छी चीजें मिल रही है कि नहीं। दिस इंक्लूड्स इश्यूज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो गलत व्यापार कर रहे हैं लोग, फालतू की चीजें देके मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। जैसा कोई फेयर एंड लवली वाला एडवर्टाइजमेंट कर देगा कि मेरा ये क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाओगे। सच में क्या क्रीम लगाने से कोई गोरा होता है कि नहीं, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है। ऐसे तो कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार जैसे पतंजलि कंपनी को भी टारगेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही है। ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट लोगों को हानि पहुंचाती है। ठीक है, लोगों को लगता है सच में ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, पर वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, हमको एक्टर एक्ट्रेसेस दिखते हैं कि वो ये सोप यूज कर रहे हैं, वो सोप यूज कर रहे हैं। देखा गया तो शायद वो सोप भी यूज नहीं करते होंगे, वो कोई और चीज यूज करते होंगे, कोई जेल यूज करते होंगे, शावर जेल यूज करते होंगे, या फिर वो उपटन रहता वो यूज करते होंगे नेचुरल। अपने को क्या पता, केमिकल फ्री रहना है तो वो क्या करते उनका उनको पता। बट जिस चीज की वो ऐड कर रहे हैं वो खुद भी उसे यूज नहीं करते और हम वो चीजों के बहकावे में आके ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के चल के उनके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। ये वायलेशन है हमारे कंज्यूमर राइट्स का, हमको गलत ऐड कराई जा रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो इस पे ध्यान रखती है कि ग्राहक जो है वो सेफ है कि नहीं, उनके राइट्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं। उसमें कौन कौन रहता है, उसमें चीफ कमिश्नर रहते हैं, 2 कमिश्नर्स रहते हैं, एक चीफ कमिश्नर रहता है और एक कमिश्नर जो होता है इन रिप्रेजेंट गुड्स एंड सर्विसेज। वो देखता है कि लोगों को गुड्स और सर्विसेज ठीक से मिल रही है कि नहीं। क्या पावर्स और फंक्शंस पूरा करते हैं ये CCPA? इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले ऐसी कोई गलत बात होती है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। CCPA इन्वेस्टिगेशन करती है, कंडक्ट करती है इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी फालतू की ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको लेके ये सब चीजों पे ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करती है। एक चीज याद रखिएगा, देखिए ये इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन करना ये बहुत मुश्किल है CCPA के लिए, क्योंकि ढेरों ऐसे प्रैक्टिसेस है। सिर्फ कोचिंग की भी बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, तो इतने सारे हैं और इतने सारे लोगों ने फोटो चिपका के रखे हुए हैं वो लोगों का जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं कि कितने के निकालते बैठेंगे रोज के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इतना बड़ा मार्केट है तो ये प्रॉब्लम्स तो जा ही रही है सबको, तो ये काम वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ढेरों ऐसी चीजें भर भर के। इसलिए याद रखिएगा कि बोलते ना कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। कभी भी दिखावा देख के कहीं पे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमने देखना चाहिए कि असली में क्या ठीक है और क्या नहीं, वो हम ग्राहक ठीक से पता चलेंगे।
एक बिस्किट वाले ने बहुत अच्छा कवर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिस्किट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। एक ने बहुत खराब कवर बनाया पर हो सकता है उसकी बिस्किट की क्वालिटी अच्छी होगी। एनीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए पहले देखिए और फिर चीजें खरीदिए और उसके ऊपर भरोसा करना है हमें। तो हम कहेंगे कंप्लेंट्स आती है, कंज्यूमर लोग कोई कंप्लेंट करते तो उसके ऊपर भी ये लोग फैसले सुनाते हैं अपने। कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। अगले गाइडलाइन एंड नोटिसेस, जो अथॉरिटी जो है उनको गाइडलाइन और नोटिसेस दे सकती है कि आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस ना करें। अगला है एडवाइजरी रोल, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, जो ग्राहक है उनका प्रोटेक्शन कैसा हो। और अगला एनफोर्समेंट, सीसीपीए जो है उनको पावर है कि जो अनसेफ गुड्स है, जो रिफंड्स है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इनको रोका जाए। ये इनके पास पावर भी है, ऐसे सब हो सकता है। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चलाने वाले एक अथॉरिटी जिसको कहा जाता है सीसीपीए। ठीक है, तो इस तरह की ये न्यूज थी और इसका सोर्स था इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये हमें ही सावधान रहना है, जो ग्राहक है उनको समझना है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐड भी करते रहती है, जागो ग्राहक जागो। तो हमें जागना होगा और जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे तो सोच समझ के खरीदिए। पहली बात, उसकी एक्सपायरी डेट देख के, ये देख के, वो देख के। काफी सारे बार कुछ चॉकलेट्स में कुछ निकल जाते हैं, है ना, और कहीं पे कुछ प्रोडक्ट्स खराब निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और ऐसा कुछ होता है तो यू हैव दैट अथॉरिटी टू फाइल अ कंप्लेंट, टू लॉन्च अ कंप्लेंट, एंड दैट अथॉरिटी इज सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान। ये एरिया ही ऐसा है जहां हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। सूडान नाम का देश ऐसा देश है जहां पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। और सूडान की बात करें तो अफ्रीका का एक देश, वैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही ऐसा है जहां पे ये सब होते रहे। करेंगे भी क्या करेंगे, बहुत पिछड़ा हुआ है। हर बार इनको कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखने मिले 80 लोगों की जाने गई है। सूडान के पैरामिलिट्री फोर्सेस स्ट्राइक हुआ है। So recently, at least 80 people killed in strike by Sudan paramilitary forces. This attack occurred despite recent US-sponsored talks aimed at ending the 16-month-long war. यहाँ पे जो वॉर चल रहा था उसके बारे में देखेंगे। ये सूडान है, साउथ सूडान, यहाँ पे इथियोपिया, चैड, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे रेड सी आता है। ये पूरा इजिप्ट है, यहाँ से अफ्रीका आपको नीचे देखने मिलता है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। की टेक अवे, सूडान जो है वो एक कंट्री है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। पहली इंफॉर्मेशन सूडान की है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसके बॉर्डर पे इजिप्ट है नॉर्थ में, अभी मैंने आपको दिखाया रेड सी इसके नॉर्थ ईस्ट में, एरिट्रिया करके और इथियोपिया करके है इसके ईस्ट में, साउथ सूडान है इसके साउथ में, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है इसके साउथ वेस्ट में, और चैड है इसके वेस्ट में, लीबिया है इसके नॉर्थ में। इतने सारे देशों से घिरा हुआ सूडान है। सूडान का जो कैपिटल है वो खार्टूम करके है, खार्टूम करके है। ये सिचुएटेड है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ऐसे दो नाइल रिवर्स है, वहां पे जो ये दोनों नदी आके मिलती है वहां पे सिचुएटेड है इसका कैपिटल खार्टूम करके। मॉडर्न टाइम्स देखने मिल रहा है कि पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल देखने मिल रहा है वहां पे। अपहीवल जो है वो देखने मिल रहा है क्योंकि वहां पे सिविल वॉर्स चलते रहते हैं। साउथ सूडान के साथ भी काफी सारे उसके प्रॉब्लम्स चले हैं 2011 तक, फिर वो अलग हो गया। अब ऐसे बहुत सारी चीजें चली है। तो कंट्रीज करेंटली अंडर ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, वहां मिलिट्री कूप चल रहा है। ज्यादातर जो सरकार है वो मिलिट्री चला रही है। मिलिट्री कूप चलता है बहुत जगह। जब सरकार उस लायक नहीं रहती है कि वो देश को चला पाए तो मिलिट्री वाले वहां कूप कर देते हैं और अपने अंडर वो पूरा देश ले लेते हैं। ये सूडान में आए दिन के प्रॉब्लम है। मेन कॉजेस क्या है, ऐसा क्या होते रहता सूडान में जो इतने प्रॉब्लम्स है सूडान के पास? पहला है पावर स्ट्रगल। प्राइमरी कॉज है कि वहां पे सुडानीज आर्म फोर्सेस, जिसको एसएएफ कहा जाता है, एसएएफ यानी सुडानीज आर्म फोर्सेस, और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ, इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चलता है कि सूडान किसका है। अच्छा, अपने यहाँ ऐसी दो फोर्सेस नहीं है जो आपस में ही लड़ रही कि इंडिया किसका है। यहाँ ये प्रॉब्लम्स है। दूसरा, जो लीडर्स है इन दो ग्रुप्स के, वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं कंट्री को, है ना, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा है हिस्टोरिकल टेंशन। सूडान की हिस्ट्री से ही उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहां बहुत सारे कूप चलते हैं, मिलिट्री वाले वहां कूप कर देते हैं, सरकार को हटा देते हैं और खुद ही वहां पे रूल करना शुरू कर देते हैं। सिविल वॉर चलते हैं, लोगों के आपस में वॉर शुरू रहते हैं। उसको इंडिपेंडेंस 1956 में मिला, तब से यही चल रहा है। इतना ही नहीं तो लॉन्ग टाइम डिक्टेटर ने वहां रूल किया था। सूडान पे एक डिक्टेटर था, जैसे जर्मनी पे हिटलर ने रूल किया वैसे सूडान पे ओमार अल बाशिर ने रूल किया था 2019 तक। तो वो जाने के बाद से
वहां पे यही चल रहा है कि कौन चलाएगा देश, और बीच में मिलिट्री आके मिलिट्री चलाना शुरू कर देती है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक फैक्टर्स। सूडान की इकोनॉमी जो है वो बहुत डूबी हुई है, बहुत गरीब देश है सूडान। अगर आप कहीं भी जाने का ऑप्शन मिले, कोई बोले कि भाई सूडान चल रहा क्या, तो कोई जाने को, या चल रही क्या, तो कोई जाने को रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि सूडान इतना यानी इतना डेंजरस देश है जहां पे कभी मिलिट्री कूप हो जाता, सिविल वॉर हो जाता, गरीबी इतनी है, इतना करप्शन है वहां, मिसमैनेजमेंट है हर चीज का, इंटरनेशनल सैंक्शंस भी उसको बराबर नहीं मिलते हैं, कोई भी चीज पे कंपटीशन है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो किसके है, गोल्ड माइन्स है वहां पे, सोने की खदानें है, फिर भी गरीब है, क्योंकि वो कौन चलाएगा वो भी नहीं पता है। तो सब आके वहां पे अपना दिखा रहे, ये पूरे टेंशंस चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो एथनिक एंड रीजनल डिविजन्स वहां बहुत सारे। आपको बताता हूँ कि सिग्निफिकेंट, जैसे आरएसएफ जो है, आरएसएफ इसका ओरिजिन है जानजावीड मिलिटिया के साथ, इसका ओरिजिन विच वाज इन्वॉल्व्ड इन डारफोर कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट नॉन अरब पॉपुलेशन। ये सब जानना उतना जरूरी नहीं आपके लिए, इतना याद रखिएगा कि अरब पॉपुलेशन और नॉन अरब पॉपुलेशन, ये दोनों पॉपुलेशन जो वहां पे बसी है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है आरएसएफ, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि नॉन अरब पॉपुलेशंस जो है उनको इन्होंने मारने का बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ये कहा जाता है। इसी के चलते एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी यहाँ बहुत है, एक्सटर्नल एक्टर्स कोई ना कोई बीच में आ ही जाते हैं, बाकी देश, क्योंकि सूडान के ये पॉलिटिकल सिचुएशन खराब देख के बाहर के लोग इसमें आते हैं, नेबरिंग कंट्रीज, कि सूडान हमको होना, सूडान पे हम रूल करेंगे, सूडान को हम चलाएंगे, ये सब प्रॉब्लम्स है। और फेल्ड पीस प्रोसेस, बहुत बार वहां पे शांति लाने की कोशिश की है, सीज फायर्स की टॉक्स हुई है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होता है, सीज फायर यानी फायरिंग को रोकने वाले ऑर्डर्स, या फिर फायरिंग को रोकने वाले ट्रीटी, सीज यानी रोकना, फायर को सीज करना। अब ये सीज फायर तोड़ा जाता है, आप लगभग देखोगे तो हर बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, तो पाकिस्तान फायरिंग कर देता है, इस कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वैसे इनके भी अपने नेबरिंग के साथ या नेबरिंग कंट्रीज के साथ सीज फायर हो जाते हैं, बट वो तोड़े जाते हैं, और प्रॉब्लम्स। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट है, सूडान बहुत बुरी सिचुएशन है। आप देख रहे हुआ क्या, सूडान के पैरामिलिट्री फोर्स ने वहां पे एक स्ट्राइक कर दिया जिसमें वहां के 80 लोग मारे गए। ऐसे से कैसा होगा, इन्हीं की मिलिट्री, इनके ही लोग, बुरी सिचुएशन, कौन जाएगा वहां पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। उसके बाद अगला है मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये एक नया इंडेक्स है जिसको MVL कहा जाता है, MVI कहा जाता है, MVI। इसको पब्लिश कौन करता है याद रखिएगा, MVI को पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका सिलेबस करंट अफेयर में जाता है, और बैकग्राउंड है कि MVI जो है इससे पता चलता है कि वल्नरेबिलिटी जो है वो कहाँ है, कौन कौन से नेशन है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए और बहुत खतरे में है। इसकी एक इंडेक्स है, ये इंडेक्स यहाँ पे आई है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जिसको यूनाइटेड नेशन बनाता है, यूनाइटेड नेशन यूज करता है और देखता है कि वल्नरेबिलिटी कंट्री की कितनी है। पर्टिकुलरली छोटे छोटे आइलैंड डेवलपिंग कंट्री जिनको सिड्स कहा जाता है, सिड्स यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज जो है, स्टेट्स वो, या फिर अलग डेवलपिंग कंट्रीज जो है बाकी सारी, जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, ये सब देश ज्यादा खतरे में रह सकते हैं। जो सेटल है उसको उतना खतरा नहीं है। पर्पस क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड मोर न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैलेंजेस दीज कंट्रीज फेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, है ना। उनके यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो बता रहे गरीबी कितनी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, कितना कर्जा है, क्या है, बट उसके बावजूद और क्या क्या खतरे हैं जिससे ये देश डूब सकते हैं, ये बताने का जो काम करता है वो है MVI। इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि ये जो कंट्रीज है उनको ओवरलुक करती है, जैसे GDP पर कैपिटा इनकम देखती है, कौन कितना कमा रहा है पर पर्सन वो देखती है, और उससे पता चलता है कि कितना कौन टिक सकता है, आइडेंटिफाई कर सकती है किस किस को फाइनेंसिंग कितनी लगती है, सपोर्ट कर सकती है यूनाइटेड नेशन। अगर ये सब हो जाता है तो पॉलिसी मेकर्स को हेल्प मिलती है, ठीक है, और वो भी पॉलिसीज अच्छी बना सकते हैं जिससे डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स जो होता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है या फिर जो डोनर्स है वो अपने रिसोर्सेज भी उनके पास लगा सकते हैं। जैसे IMF सोचे कि मुझे किस कंट्री को ज्यादा फंड देना चाहिए, तो वो MVI में चेक करेगा कौन सी कंट्री को ज्यादा जरूरत है, उसको मैं ज्यादा दूंगा, ये सब भी हो सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें। अब यहाँ पे देखा क्या क्या जाता है डायमेंशंस, या डायमेंशंस जो देखे जाते हैं वो सबसे पहला इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी यानी देखी जाती है कि इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है वो देश,
दूसरा, या फिर इकोनॉमिकली कितना डूब सकता है वो देश, कितना खतरे में है। अगला एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, एनवायरमेंटल यानी एनवायरमेंट के चलते, यानी कितने नेचुरल डिजास्टर वहां आ सकते हैं, कितनी बाढ़ आ सकती है, कितने अर्थक्वेक आ सकते हैं, कितने क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स कैसे हो सकते हैं, या बायोडाइवर्सिटी कैसे खत्म हो सकती है। हर चीज पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है अपना एमवीआई। और सोशल वल्नरेबिलिटी देखता है, सोशल यानी जहाँ के हेल्थ केयर कैसी है, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, इनकम कितनी कम कितनी ज्यादा है, मेल फीमेल को इक्वल इनकम मिल रही है कि नहीं, मेल फीमेल को इनकम इक्वल मिलनी चाहिए, दैट इज इनकम इक्वालिटी। तो ये सब चीजों पे वो ध्यान रख रहा है। बेनिफिट्स इसके काफी सारे हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो टारगेटेड इंटरवेंशंस, जैसे अपन देखें तो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी, जैसे एमवीआई जो है वो एनेबल करता है कि टारगेटेड और इफेक्टिव इंटरवेंशंस, यानी जिसको जरूरत नहीं जिस देश को, वहां घुस के क्या करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देख के पता चलेगा कि कौन ज्यादा वल्नरेबल है, तो उसको ज्यादा हेल्प करेंगे हम। तो ये उसका बेनिफिट है। और दूसरा है कि रेजिलियंस की बात करें तो कंट्रीज कैन यूज इनसाइट्स फ्रॉम एमवीआई, जिससे वो फ्यूचर शॉक्स आगे कुछ हो सकता है उसका गेसिंग कर सकते हैं कि अभी अपन थोड़े खतरे में, अब अपनों को संभल जाना चाहिए, नहीं संभले तो आगे अपन खत्म हो सकते हैं। ये सब चीजें, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है ना, तो डिसीजंस भी अच्छे ले सकते हैं क्योंकि आपके पास डेटा है हर देश का, कौन सा देश को कितनी जरूरत है इतना आप वहां दे सकते हैं। तो ये एक और करंट अफेयर था एमवीआई को लेकर, और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। क्वेश्चन याद रखेगा आ सकता है कि कौन बनाता है एमवीआई। एमवीआई जो होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाता है, उन्होंने रिसेंटली ये एमवीआई को लॉन्च किया है। ओके, सो ये थे आज के करंट अफेयर्स जो कि अपन ने 2 दिन के पढ़े। अब आते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज के तरफ। पहला एमसीक्यू है वो है सूडान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, इसका आपको आंसर देना है। पहले देश का नाम लिखा है यहाँ इजिप्ट, दूसरे का लिखा है चैड, तीसरे का लिखा है लीबिया और चौथे का लिखा है एरिट्रिया। ठीक है, जो भी आपको आंसर सही लगते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। कमेंट सेक्शन में पढ़ते रहता हूँ और जो जो चीजें पूछे उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है आप लोगों को। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल 4। मैं आपको एक और वर्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट दिखने चाहिए। ये जितने भी कंट्रीज लिखी है यहाँ, इन सब में से जो भी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, सूडान के साथ, उसका कैपिटल के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं क्योंकि उसके कैपिटल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो कंट्रीज शेयर करती है, याद रखिए जो कंट्री न्यूज में रहती है उसके आजू बाजू वाले कंट्रीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके कैपिटल के नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखने। दूसरा, विद रेफरेंस टू मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब एमवीआई जो न्यूज में रहा अभी, एमवीआई जो है इसको लेके है, एमवीआई इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन to assess vulnerability of countries, particularly small island developing states and other developing nations. Second, it is aimed to provide a comprehensive assessment of country structural vulnerabilities, particularly focusing on factors like climate change, economic instability, social challenges. Which of these given above statements are or is or are correct? One, only, two, only, both, one and two, या neither one nor two. ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपको देखने मिलता है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, consider the following statements. First, the Central Consumer Protection Authority is a regulatory body established under Consumer Protection Act 2019. Second, its primary goal is to protect, promote and enforce the rights of consumers. Third, the head of the Central Consumer Protection Authority is appointed by central government. How many of the above given statements are correct? Only one. Is or are correct? Only one, only two, all three या फिर none. सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये रहे आज के करंट अफेयर जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखने मिली जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की भी थी, और इंटरनेशनल रिलेशंस वाली न्यूज को थोड़ा वाइजली हैंडल कीजिएगा क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है आपके सिलेबस का। तो कल फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे और जय हिंद।